गुड मॉर्निंग छात्रों। इससे पहले दिन हम लोग ने ओम्स लॉ को देखा था तथा हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का भाग 4 में चले आते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रतिरोध को या फिर रेजिस्टेंस को अच्छे से समझेंगे। तो आज का विषय है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, जिसको आर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है एवं इसका जो इकाई है वो है ओम। इसका चिन्ह है ओमेगा चिन्ह। ठीक है, हम लोग ने यहाँ तक क्लास में देखा था एवं हमने ये भी देखा था कि प्रतिरोध किसे कहा जाता है। तो हमने क्या देखा था कि किसी चालक का वह प्रकृति या वह नेचर जिसके कारण वो अपने अंदर से बिजली या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जाने पे या प्रवाह पे बाधा सृष्टि करता है, उस प्रकृति को, उस नेचर को ही बोला जाता है उसका प्रतिरोध। ठीक है, या फिर ये वह गुण है जिसके कारण कोई चालक विद्युत धारा के प्रवाह को गतिरोध उत्पन्न करती है। तो ये है रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस किन बातों पे निर्भर करता है। फैक्टर्स ऑन विच resistance of a matter वह कौन सी चीजें हैं जिन पे किसी वस्तु का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पे मैं अगर एक चालक, एक कंडक्टर का चित्र बनाऊं, ये एक तार है जिस तार को मैंने काट के इसको मैग्नीफाई कर लिया। मान लो एक पतला सा तार था, मैंने उसको काट के उसको मैग्नीफाई किया, उसको उसके जो चित्र है उसको बड़ा किया, तो देखने में ये कैसा लगेगा, एक पाइप जैसा ही लगेगा। जो घर में हम लोग का पानी का पाइप होता है वैसा ही लगेगा, लेकिन ये सॉलिड है, ये पूर्ण रूप में ठोस है। ठीक है, तो इस चालक का ये जो हिस्सा है, ये जो गोल हिस्सा है कटा हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये हो गया इसका क्षेत्रफल ए, एवं इसका लंबाई हम लोग मान लेते हैं एल। इसका लंबाई जो है एल। तो देखा गया है प्रयोग के दौरान कि किसी वस्तु का जो रेजिस्टेंस है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है आर, ये समानुपाती होता है उस चालक के लंबाई का या एल का, तथा आर समानुपाती होता है उसके क्षेत्रफल का। समानुपाती नहीं, विलोमानुपाती होता है उसके क्षेत्रफल का। तो रेजिस्टेंस आर समानुपाती होता है लंबाई का एवं रेजिस्टेंस आर विलोमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a का। तो ये एल का समानुपाती है तथा इसका विलोमानुपात। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, जितना लंबाई किसी वस्तु का बढ़ जाएगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो आर समानुपाती चिन्ह एल बटा ए। अब हम लोग सीखे हैं कि जब भी समानुपाती चिन्ह को इक्वल टू चिन्ह द्वारा बदलाया जाता है तो एक स्थिरांक लाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, और जो चीज़ था वो साथ में, जो बाकी जो दाएं तरफ था उसको वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है इसको बोला जाता है रो। ये जो चिन्ह है इसको बोला जाता है रो चिन्ह। ठीक है, ये जो रो चिन्ह है यहाँ पे इसका नाम दिया जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि रो आर इक्वल्स टू रो एल बटा ए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विशिष्ट प्रतिरोध। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक चालक जिसका एक गुण होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, या एक
जब भी उसके अंदर से कोई करंट गुजरता है वो उसको जो बाधा उत्पन्न करता है उस गुण को हम लोग कह रहे हैं प्रतिरोध। एवं ये प्रतिरोध निर्भर करता है, समानुपाती होता है उस चालक का लंबाई पे तथा विलोमानुपाती होता है उसका क्षेत्रफल का, जो उसका क्षेत्रफल है उसका विलोमानुपाती होता है। अगर दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं तो रो आर समानुपाती एल बटा ए इक्वल टू चिन्ह ला दिए तो ये हो गया आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बटा ए, जहाँ पे रो एक स्थिरांक है जिसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अब अगर मैं लिखूं विशिष्ट प्रतिरोध रो को अगर मैं लिखूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रो एक तरफ रह गया, ए उस तरफ जाने पे आर इंटू ए और नीचे चलाया लेंथ एल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितना ए या क्षेत्रफल ज्यादा होने पर रो कम होगा, सॉरी रो भी ज्यादा होगा तथा एल कम होने पर रो। तो यहाँ पे भी देखो अगर हम लोग इक्वल टू जो धर्म है इक्वल टू चिन्ह का उसको मान के चले तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है रो भी ज़्यादा हो रहा है, और अगर लेंथ कम हो रहा है तो भी रो ज़्यादा। हालांकि ये डायरेक्ट इस प्रकार से हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल जो है वो रेजिस्टेंस के साथ है, रो के साथ नहीं। तो फिलहाल इस चीज़ों इसको हटाओ, तुम लोग इसको जानने का जरूरत नहीं है। तुम लोग केवल इतना जान लो अभी कि हम लोग किस प्रकार से रो को परिभाषित करेंगे। तो रो को परिभाषित करने के लिए रो को परिभाषित करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले से कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अगर ए तथा एल इकाई यानी यूनिट हो, मतलब 1 हो, तो हम लोग कह सकते हैं रो इक्वल्स टू आर। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं? अर्थात किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जब उस चालक का क्षेत्रफल तथा लंबाई इकाई हो। तो हम लोग यहाँ पे कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि अगर कोई चालक है जिसकी लंबाई एवं परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो इकाई हो, यूनिट हो, तो उस चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये तुम लोग का किताब में भी दिया गया है, तुम लोग क्लास नोट में किताब से देख के उस परिभाषा को लिखोगे। मैं केवल उस परिभाषा को यहाँ पे तुम लोग को समझा दिया। अब देखो, अब एक चीज और हम लोग को देखना है कि अगर कुछ वस्तुएं प्रतिरोध के आधार पे, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के आधार पर वस्तुओं को तीन श्रेणी में भाग किया जा सकता है। हम लोग प्रतिरोध के आधार पे अब वस्तु को 3 श्रेणी में भाग कर सकते हैं। कौन सा? पहला सुचालक तथा चालक भी कहते हैं, दूसरा कुचालक, और तीसरा जिसको बोला जाता है श्रेष्ठ चालक, या इंग्लिश में ही जान लो सुपर चालक या फिर सुपर। तो क्या है ये 3 चीज? जो सुचालक होते हैं, मैंने पहले ही कहा, इनका आर
कम होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है। जो कुचालक होता है आर बहुत ज्यादा होता है, और जो सुपर कंडक्टर होता है इनका आर लगभग 0 के बराबर, एकदम 0 तो नहीं, लगभग 0 के बराबर होता है। तो देखो जो पदार्थ जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो वो अच्छे चालक होते हैं। उदाहरण के तौर पे जितने भी धातु हो गए, धातु जितने भी धातु है वो बहुत अच्छा चालक होते हैं। कुचालक जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इसका उदाहरण हो गया प्लास्टिक। एवं सुपर कंडक्टर, ये बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम पदार्थ ऐसे होते हैं जो सुपर कंडक्टर होते हैं, और इनको वास्तविक परिस्थिति में नहीं बनाया जा सकता है। इनके लिए कुछ विशेष परिस्थिति का जरूरत होता है, विशेष कंडीशन चाहिए या विशेष परिवेश चाहिए जहां पे हम लोग सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर प्रकृति में साधारण तौर पे उपलब्ध नहीं होता है, इसको विशेष परिस्थितियों में तैयार किया जाता है। तो प्रतिरोध के आधार पर 3 तरह के पदार्थ या वस्तु हो गए, जैसे सुचालक, जैसे धातु आर बहुत कम होता है, कुचालक जिसमें आर बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कागज आदि, तथा और सुपर चालक जिनका आर लगभग 0 के बराबर होता है, और इनको विशेष कंडीशन में ही लैब में तैयार किया जा सकता है। अब देखो, अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में चले आते हैं, प्रतिरोध को विद्युतीय सर्किट में कैसे रखा जाए। प्रतिरोध का विद्युत परिपथ में प्रयोग। अब हम लोग प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रतिरोध, अब तुम लोग सोचोगे विद्युत के चालक को या विद्युत के चलने के ऊपर ये बाधा सृष्टि करता है, तो प्रतिरोध एक अच्छा चीज नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में प्रतिरोध हम लोग के लिए सही है, या प्रतिरोध विद्युत के चालन में मुश्किल क्रिएट करता है या समस्या क्रिएट करता है, लेकिन कुछ मामलों में प्रतिरोध हम लोग का बहुत अच्छे काम में या बहुत इस्तेमाल में भी आता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रतिरोध का इस्तेमाल होता है। विद्युतीय परिपथ चाहे हमारे घर में हो, तुम्हारे मोबाइल में हो, टीवी के जो मदरबोर्ड, जिसको मदरबोर्ड बोला जाता है, उसमें हो, हर जगह पे प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण है तुम्हारे घर में जो फैन होता है। हम लोग घर में फैन इस्तेमाल करते हैं, तो तुम लोग जानते हो फैन में क्या होता है, फैन में एक स्विच लगा रहता है, ये एक स्विच है, एवं ये स्विच लगा रहता है एक रेगुलेटर से, यहाँ पे 1 2 3 4 रहता है। अब तुम लोग ध्यान दियो कि जब 1 पे रहता है तो फैन धीरे धीरे घूमता है, जब ये 4 पे आया तो फैन तेजी से घूमता है। ये कैसे होता है, ये जो रेगुलेटर है इसमें रेजिस्टेंस रहता है। जब 1 पे रहता है तुम्हारा रेगुलेटर का स्विच, तब क्या होता है, तब जो होता है वो 1 पे रहने के कारण, प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये फैन धीरे धीरे घूमता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, तुम इसको 4 पे या 3 पे ले आते हो, प्रतिरोध कम हो जाता है, ज्यादा विद्युत गुजरता है और ये फैन तेजी से घूमता है। तो विद्युतीय परिपथ में रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आर या प्रतिरोध द्वारा हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस के द्वारा विद्युत को कंट्रोल किया जाता है। तो यही इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है विद्युतीय परिपथ में, कि हम लोग रेजिस्टेंस द्वारा विद्युतीय परिपथ में विद्युत को कंट्रोल करते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। एक होता है सीरीज कनेक्शन, या इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम, और एक होता है पैरेलल कनेक्शन या समानांतर।
तो देखो सीरीज क्रम में, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, प्रतिरोध का जो विद्युतीय सर्किट में, प्रतिरोध को विद्युतीय सर्किट में जिस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता होता है वो है ये चिन्ह, ये जिगजैग जो लाइन है, ये जो मैंने जिगजैग लाइन बनाया ये वो डायग्राम है जिसके द्वारा एक विद्युतीय सर्किट में प्रतिरोध को दर्शाया जाता है। ये जो जिगजैग लाइन है इसके द्वारा प्रतिरोध को विद्युतीय सर्किट में दर्शाया जाता है। तो देखो मैं सीरीज कनेक्शन में दिखा रहा हूँ, ये जो प्रतिरोध है ये एक और प्रतिरोध है और ये एक और प्रतिरोध है। तो यहाँ पे तीन प्रतिरोध है, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3। अगर प्रतिरोध एक दूसरे के साथ इस प्रकार से लगे हुए हैं, ये पॉइंट ए तथा पॉइंट बी, मतलब दो टर्मिनल है, एक दूसरे के पीछे इस प्रकार लगे हुए हैं, तो ये श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। और समानांतर क्रम में क्या होता है, ये सीढ़ी के आकार में लगा होता है, ये एक, ये दो एवं ये तीन। तो यहाँ पे R1, R2, R3, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, अगर इस प्रकार से सीढ़ी नुमा आकार में लगा हुआ है तो इसको पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। अब देखो एक सर्किट में अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, उसका कुल प्रतिरोध होगा R टोटल, मैं इसको टोटल द्वारा बोल रहा हूँ, R टोटल होगा, केवल इनको ऐड कर देना, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जब ये समानांतर में होगा तो इसको ऐसे लिखा है, 1/R टोटल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब तुम लोग अगर एलसीएम करोगे तो ये आएगा ऐसा, R1, R2, R3, ऊपर आएगा R2, R3 प्लस R3, R1 प्लस R1, R2, कुछ इस प्रकार से आएगा 1/R टोटल। तो R टोटल का मान क्या हो जाएगा, R टोटल का मान हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल ले लोगे, उलट दोगे तो ये हो जाएगा R1, R2, R3 डिवाइडेड बाई R2, R3 प्लस R3, R1 प्लस R1, R2। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रेणी क्रम में सीरीज कनेक्शन, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा है, तीन, यहाँ पे मैंने तीन से ज्यादा भी हो सकता है रेजिस्टेंस, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो अगर तीन रेजिस्टेंस है तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधा सम हो जाएगा, डायरेक्ट समेशन। जबकि अगर पैरेलल कनेक्शन है, सीढ़ीनुमा आकार में है, तो ये रेसिप्रोकल में होगा, 1/R टोटल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको एलसीएम लेने पर R टोटल जो हो रहा है ये इस प्रकार हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना कि सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज बढ़ता है, टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज हाई। टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। जो टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस है, जो R टोटल का मान है, जैसे अगर इसका मान 1, 2, 3 होता तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो R टोटल हो जाता 6। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध है, वो हमेशा कम हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 1, 2, 3 रहता, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तुम लोग जानते हो 1 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो पॉइंट में चला आएगा, और पॉइंट में अगर ऐड करेंगे तो ये समथिंग पॉइंट में ही रहेगा, मतलब इसका मान अगर 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 से बहुत कम होता मान। तो अगर हम लोग किसी वस्तु को या कोई भी विद्युतीय उपकरण को पैरेलल में लगा रहे हैं तो वो बहुत ही कम प्रतिरोध सृष्टि करता है। इसलिए हमारे घरेलू या घर के जो सर्किट होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको पैरेलल कनेक्शन में ही लगाया जाता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में जो कंबाइंड प्रतिरोध है वो काफ़ी कम होता है। इसका एक बहुत अच्छा, तुम लोग इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके ऊपर क्लास नोट रेडी करोगे। मैं तुम लोग के यहाँ पे एक और उदाहरण देके बता रहा हूँ कि किस प्रकार ये हम लोग के घर में सुविधाजनक परिस्थिति या हम लोग को काफी काम में आता है। देखो मैं ये डायग्राम मिटा दे रहा हूं। एक चीज ध्यान रखना
हाउस होल्ड सर्किट या घरेलू परिपथ में समानांतर क्रम में उपकरणों को लगाया नोट। तो ध्यान देना कि घरेलू परिपथ में समानांतर क्रम में उपकरणों को लगाया जाता है। क्यों? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक फैन लगाया, यहाँ पे मैंने अपना घर का टीवी लगाया और यहाँ पे मैंने अपने घर का एक बल्ब लगाया, ठीक है। और इसका कनेक्शन मैं कर दिया पावर सप्लाई से, वोल्टेज यहाँ से जा रहा है तो करंट यहाँ से बह रहा है। अब देखो इस फैन का भी एक रेजिस्टेंस होगा R1, इस टीवी का भी एक रेजिस्टेंस होगा R2, इस बल्ब का भी एक रेजिस्टेंस होगा R3। तो मैंने कहा अगर ये पैरेलल में लगा हुआ है, मान लो इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस है मान लो 1 ओम, मान लो। तो अब अगर मैं पैरेलल में लगाया हूं तो R का जो टोटल मान होगा वो कितना होगा, तुम उस फॉर्मूले में बिठा दो तो होगा 1 × 2 × 1, और नीचे वाले फॉर्मूले में बिठाओगे तो 1 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 1, अर्थात ये हो रहा है 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 अर्थात 2/5। अब 2/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.4। तो R टोटल का मान देखो, यहाँ पे R टोटल का मान कितना हो रहा है, यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस अगर मैं इनको सीरीज में लगाता, अगर यहाँ पे सीरीज में लगाता तो 1 + 1 + 2 + 1 टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है 4, तो ये 4 ओम हो जाता है। जबकि अगर मैं इसको पैरेलल में लगा रहा हूँ, यहाँ पे तुम R टोटल यहाँ पे लिख लो पैरेलल P, तब तुम लोग को सुविधा होगा। तो अगर मैं R सीरीज में लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 ओम मिल रहा है, जबकि R पैरेलल पे लगाने पे मुझे केवल 0.4 ओम मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रतिरोध बहुत कम है, अर्थात मेरा ज्यादा से ज्यादा विद्युत इन उपकरणों से गुजरेगा और वो अच्छे से काम करेगा। ये पहला पॉइंट, ठीक है, ये है पहला कारण। सेकंड कारण क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, कारण 2। कारण 2 देखो, अगर इनमें से एक भी उपकरण खराब हो जाता, मान लो मेरा टीवी खराब हो गया, तो मेरा करंट यहाँ से जाके इधर से करंट गुजर जाएगा, इधर से भी करंट आराम से गुजर जाएगा, लेकिन ये परिपथ खराब हो गया है इसलिए यहाँ से करंट जाने का जरूरत नहीं है। तो अगर मेरा एक उपकरण खराब भी हो जाता है, बाकी उपकरण जो है विद्युत के उनको विद्युत मिलता रहेगा, वो काम करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सीरीज में मैं लगाता हूँ, अगर सीरीज में मेरा टीवी, फ्रिज लगा हुआ है, टीवी है, ये बल्ब है, ये मान लो फैन है, तो अगर मेरा बल्ब खराब हो जाता है तो ये परिपथ टूट गया, ये सर्किट ही टूट गया, तो मेरा टीवी भी नहीं चलेगा, फैन भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि करंट इसमें से गुजर नहीं पा रहा है, क्योंकि बीच में से परिपथ टूट गया। जबकि पैरेलल में हमको ये सुविधा मिलता है कि अगर एक उपकरण या एक या दो परिपथ खराब भी हो जाता है, तीसरा जो उपकरण है उसका परिपथ बना रहता है और उसमें से करंट गुजरता है। तो ये 2 कारण है जिसके कारण घरेलू परिपथ में समानांतर क्रम में ही उपकरणों को लगाया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो माध्यमिक में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का होम टास्क रहा, तुम इस पॉइंट को, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया, इसको अपने तरीके से क्लास नोट इसका रेडी करोगे। मैंने यहाँ पे समझा दिया कारण, एवं तुम लोग जो मैंने आज बोर्ड वर्क कराया इसको फ्रेश करके कॉपी में लिखोगे। उम्मीद करता हूँ तुम लोग का दिन अच्छा गया। तुम लोग स्वस्थ रहना, सावधान रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना।